हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रितेश गुप्ता। आज हम देखेंगे कि कक्षा नौवीं की जो टर्म 2 की परीक्षा हो रही है उसमें मैथ की मॉडल सेट 1 को और इसके सारे सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो चलिए, क्लास 9 मॉडल सेट 1 मैथ, और यही प्रश्न आएगा उम्मीद है मुझे। यहाँ पे कुछ मैं बता दूँ, कक्षा 9 की जो परीक्षा हो रही है उसमें फुल मार्क्स 40 है और टाइम 1 आवर 30 मिनट है, यानी कि 90 मिनट का टाइम है आपके पास इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको 40 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है तो आप इसे रीड कर लीजिएगा, आपको काम देगा एग्जाम में। प्रश्न नंबर 1 क्या है सेक्शन ए का, कि एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। किसी चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात दिया गया है, 3, 5, 9 और 13। तो हमें सभी चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात करना है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। माना कि चतुर्भुज का कोण बराबर 3x, 5x, 9x और 13x। चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो प्रश्नानुसार 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30x। 30x बराबर हो गया 360। तो ये 1 0 और 1 0 ये कट जाएगा, और 3 कटे वाले में 36 12 बार में आ जाएगा। तो हमारा x आ गया 12 डिग्री। x कितना आ गया? 12 डिग्री। इसलिए कोण बराबर तो पहला कोण कितना था? 3x। तो यानी कि 3 गुना x का मान कितना निकला था? 12। तो 12 तिया 36 डिग्री। इसी तरह 5x यानी कि 5 गुना 12 60 डिग्री। इसी तरह 9x 9 गुना 12 108 डिग्री, और 13x बराबर 156 डिग्री। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि एंगल BOC 30 डिग्री और एंगल AOB 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण ADC। तो चलिए पहले हम चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पे इस चित्र की बात हो रही थी, दिया हुआ है एंगल AOB बराबर 60 डिग्री और एंगल BOC बराबर 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बता दूं, ये 60 और ये 30 कितना हो गया टोटल? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री का कोण ये बन गया। तो जब इस तरह की आकृति होती है और यहाँ पे इस तरह का रहता है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये कोण जो बनता है यहाँ पे, ये कोण इस कोण का डबल होता है, इस कोण का डबल होता है, यानी कि ये कोण इसका आधा होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। तो चलिए देख लीजिए कैसे बना है। एंगल ADC बराबर, एंगल ADC बराबर, एंगल ADC बराबर हाफ एंगल AOC। तो एंगल AOC कितना है? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री बटा में 2, तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। 45 डिग्री की कोण की रचना करना है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको प्रकार लेना है। प्रकार से आप इस तरह का एक लाइन पारेंगे स्केल से, और स्केल से जब इस तरह का लाइन पारेंगे तो प्रकार से आप इस तरह का एक गोल कर लीजिएगा, और जिस नाप से यहाँ पे ये जो नाप आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ कलर चेंज करके, यहाँ जो ये नाप आएगा, ये वाला नाप, इस नाप के बराबर ही इसे यहाँ से इस बिंदु में पर एक प्रकार के एक कोने को रख के और दूसरे कोने को रख के यहाँ से कट कीजिएगा, यहाँ से। तो 60 डिग्री यहाँ तक में आ जाएगा। और 45 डिग्री का बनाना है तो 60 डिग्री फिर इसका आधा कर दीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा, और इसका आधा कर दीजिएगा तो 45 डिग्री। तो ये यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप कोण बनाइएगा तो ये 30 डिग्री नहीं भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। कितना है? ए दिया हुआ है
8 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और सी हमें निकालना है और बाकी 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सी बराबर क्या होगा 32 माइनस ये 8 प्लस 11 बराबर के राइट साइड में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 11 19 19 माइनस में हो जाएगा तो 32 माइनस 19 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सी हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। इससे हम एस निकाल लेंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 32 और बाई में 2 तो 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट अंडर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एस हमारा 16 निकला था तो एस 16 ए 8 सेंटीमीटर, फिर एस 16 बी हमारा 11 था, फिर एस 16 और सी हमारा 13 था। तो 16 का 16 में 8 गया तो 8, 16 में 11 गया तो 5 और 16 में 13 गया तो 3। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं 8 गुना 2 और 8 का 8 गुना 5 गुना 3। तो ये 8 और ये 8 मिलके बाहर निकल जाएगा। तो ये 8 मेरा बाहर निकल गया और ये 2 5 10 10 ये 30 रूट में रह जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 रूट 30 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, माध्य का फॉर्मूला होता है कि अंकों का योग या फिर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या 10। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। यहां दिया हुआ है माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग और बटा में कुल संख्या। तो संख्याओं का कुल योग क्या है 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ है और कुल संख्या 10 है। तो 10 का 10 तो इसे जोड़ेंगे हम तो जोड़ने पे आएगा 28 और 10 का 10 तो 28 भागा 10 2.8 आंसर हमारा हो जाएगा। तो माध्य बराबर 10। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आंकड़ों 14 25 14 28 18 17 और इसी तरह का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार रिपीट होने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, अधिक बार आने वाली संख्या क्या होता है बहुलक। तो सबसे अधिक बार यहाँ पे देखिए आप कौन सा आया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन सा आया है बहुलक, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो 14 की पुनरावृत्ति कितनी है 4, 14 4 बार आया है 1 2 3 और 4। 18 कितनी बार आया है 1 2 3 और बाकी जितने भी हैं वो 3 या 4 से कम बार ही आए हैं। तो सबसे अधिक बार 14 आया है तो इसलिए बहुलक बराबर 14। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चिट 455, पट 545, हेड 455 और टेल 545। तो हमें प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है प्रायिकता। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे प्रायिकता, यानी कि हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। तो इसलिए हेड आने की प्रायिकता बराबर हेड कितनी बार आया है 455 बार। तो ऊपर अनुकूल घटना 455 बटा में कुल घटना। तो कुल घटना कितना है 1000 तो बटा में 1000। तो ये हमारा हेड आने की प्रायिकता 455 बटा में 1000 और टेल आने की प्रायिकता टेल आया 545 बार। तो 545 बटा में कुल घटना 1000 तो 545 बटा 1000। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं ABCD के मध्य बिंदु है। ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। हमें दिखाना है कि PQRS एक आयत है। तो ये दिखाने से पहले हमें एक रचना इसमें करनी पड़ेगी, ये और एक ये A और C को मिला दिए हम और
डी और बी को मिला दिए, डी और बी को मिला दिए, और ये बीच वाले बिंदु को हम एम मान लिए। क्या मान लिए मैंने? एम मान लिया, बीच वाला बिंदु को एम मान लिया, एम। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी डी ए का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है, तो रचना मैंने कर दिया, ए सी और बी डी को मिला दिया, ए सी और बी डी को मिला दिया। अब ए सी बराबर ये ए सी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू का। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये जो त्रिभुज है ए सी बी, तो पी बिंदु इसके मध्य में है और क्यू भी इसके मध्य में है, ए बी और बी सी के मध्य में। तो जब कोई बिंदु किसी रेखा के मध्य में होती है और वो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के आधार और उससे बनने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये और ये समांतर होगी, ये और ये समांतर होगी, और ये जो, इसलिए ये जो पी क्यू है, पी क्यू ए सी का आधा होगा। इसी तरह एस आर भी ए सी का समांतर होगा और एस आर ए सी का आधा होगा। तो चलिए देखते हैं, ए सी तथा बी डी को मिलाया। अब ए सी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी क्यू तथा पी क्यू बराबर हाफ ए सी, पी क्यू बराबर हाफ ए सी, क्योंकि पी क्यू ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, पी और क्यू ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। इसी कारण पुनः ए सी पैरेलल आर एस, ए सी पैरेलल आर एस, ए सी पैरेलल क्या होगा? आर एस, और साथ में ही आर एस बराबर हाफ ए सी, हाफ ए सी। ये भी क्यों? क्योंकि एस और आर भी ए डी और सी डी का मध्य बिंदु है। उसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से पी क्यू पैरेलल आर एस, समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण हमारा बना हुआ था, ये समीकरण मैं दिखा दे रहा हूं, ये समीकरण और ये समीकरण। समीकरण 1 क्या था? ए सी पैरेलल पी क्यू, और समीकरण 2 क्या था? ए सी पैरेलल आर एस। तो ए सी दोनों में आ गया, तो पी क्यू पैरेलल आर एस हो जाएगा। तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पी क्यू पैरेलल आर एस, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? इसी तरह क्यू आर और पी एस भी समांतर तथा बराबर है। क्यू आर, ये क्यू आर तथा पी एस भी सेम उसी प्रकार है। इस त्रिभुज में एस और पी मध्य बिंदु है ए डी का और ए बी का, तो इसीलिए पी एस भी डी बी का समांतर होगा और आर क्यू भी डी बी का समांतर होगा। तो इसीलिए पी एस और आर क्यू समांतर होगा, और साथ में पी एस और आर क्यू बराबर भी होगा। चूंकि कोण ए ओ डी 90 डिग्री है, कोण ए ओ डी 90 डिग्री है, ए ओ डी, ये ए ओ डी कितना है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये कोण भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90, तो ये भी 90, 90 90 180 डिग्री। उसके बाद इस प्रकार कोण पी क्यू आर भी 90 डिग्री होगा, पी क्यू आर भी 90 डिग्री होगा। इसे मान लीजिए या फिर इसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और इसके सभी कोण 90 डिग्री है, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। किसी आयत होने का क्या होता है? उसका गुण, आयत का गुण होता है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होना चाहिए और उसके सभी कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूव, तो इसीलिए ये एक आयत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दर्शाइए कि त्रिभुज का एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो ये यहाँ पे मध्यिका दी हुई है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, और ये हमारा मध्यिका एम है। तो हमें दिखाना है कि ए बी एम और ए सी एम का क्षेत्रफल बराबर है। तो माना कि त्रिभुज की माध्यिका ए एम तथा आधार बी है, बी एम बराबर सी एम, बी एम बराबर सी एम। क्यों? क्योंकि माध्यिका त्रिभुज को आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बी एच,
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल, ए बी एम का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार बी एम हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? आधार हमारा बी एम हो जाएगा, ये बी एम, और ऊंचाई, ऊंचाई तो यही रहेगा, ए एम ही रहेगा, या फिर कुछ और आप मान सकते हैं, ए एन मान लीजिए। तो यहाँ पे ए एन लिख दीजिए, ए एम की जगह ऊंचाई ए एन हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी एम का क्षेत्रफल, ए सी एम का क्षेत्रफल, तो आधार सी एम और ऊंचाई, जो ऊंचाई इसका रहेगा वो ऊंचाई इसका भी रहेगा, तो इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए एन, क्या? ए एन। तो दोनों का तुलना करने पर हाफ बी एम गुना ए एन बराबर हाफ सी एम गुना ए एन। तो ए एन कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो बी एम बराबर क्या आ गया? सी एम। बी एम बराबर सी एम। हमें क्या करना था? अब बी एम और सी एम भी बराबर होता है, तो इसलिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो चलिए इसे हम कैसे देखते हैं। ये हमारा ओ दिया हुआ है, ये हमारा ए दिया हुआ है, ये हमारा बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, वेट कीजिएगा। ओ एम बी सी पर लंब है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एम बराबर सी एम, बी एम बराबर सी एम इस प्रमेय के हिसाब से। उसके बाद ए एम बराबर डी एम, ए एम बराबर डी एम, यही प्रमेय के अनुसार हो गया। तो ए बी बराबर क्या आएगा? ये ए बी बराबर क्या आएगा? ए एम में से हम, इस ए एम में से हम बी एम को यदि घटा देंगे तो हमारे ए बी आ जाएगा। तो ए बी बराबर ए एम माइनस बी एम। उसी प्रकार सी डी बराबर क्या आएगा? सी डी, ये सी डी। तो ये सी डी कैसे आएगा? डी एम में से हम सी एम को घटा देंगे तो हमारा सी डी आ जाएगा। तो डी एम माइनस सी एम बराबर सी डी आ गया। तो डी एम की जगह हम लिख सकते हैं, डी एम और ए एम बराबर है, तो डी एम की जगह हम ए एम लिख दिए, और सी एम और बी एम बराबर है, तो सी एम की जगह बी एम लिख दिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ए बी बराबर सी डी प्रूव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। माध्यक दिया हुआ है 63, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2 आइटम, टूथ आइटम। तो n यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 + 1 11/2, यानी कि 5.5 टर्म होगा, यानी कि इसका और इसका हमारा एवरेज निकलेगा, तो माध्यक होगा। चलिए देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। माध्यक बराबर 63 दिया हुआ है, n 10 है। माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। तो n है 10 + 1 बटा में 2, तो 11/2, यानी कि 5.5 आइटम। चूंकि 5.5वां पद, 5वां पद प्लस 6वां पद बटा में 2, तो माध्यक बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद बटा में 2। तो माध्यक 63 है। अब 5वां पद कितना है? x, कितना? x, और 6वां पद कितना है? x + 2 बटा में ये 2, तो 63 बराबर x + 1/2, यानी कि 2x + 1/2 हमारा क्या आ गया? बराबर 63। तो 63 को 2 से गुना करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा? 126। यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ये गलती से हो गया है, यहाँ से गलत हो चुका है। तो 63 × 2 हमारा हो जाएगा 126 बराबर 2x + 1। तो 126 - 1 बराबर 2x, यानी कि 125 आ गया। तो 2 से 125 को हम भागा देंगे, 2 से हम 125 को भागा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 62.5, यानी कि हमारा x कितना आ गया? 62.5। x हमारा आ गया 62.5। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में 50 बीज यादृच्छिक चुनकर उन्हें ऐसे मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया
जो अंकुरण के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखा गया है। ये सारणी दिया हुआ है और इसमें हर 50 बीज में से कितने बीज अंकुरित हुई है इसके बारे में लिखा हुआ है और ये थैलों की संख्या है। पहला थैला, दूसरा थैला, तीसरा थैला, चौथा थैला और पांचवा थैला। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक थैले में 40 से अधिक बीज होने की प्रायिकता, एक थैले में 49 बीज होने की प्रायिकता, एक थैले में 35 से अधिक बीज होने की प्रायिकता। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। कुल थैलों की संख्या कितनी थी? कुल थैलों की संख्या 5। 40 से अधिक बीज अंकुरित थैलों की संख्या 40 से अधिक बीज। 40 से अधिक बीज कितने थैले में अंकुरित हुआ है? 40 से अधिक बीज अंकुरित होने वाले थैलों की संख्या, इसमें एक अधिक है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, इसमें एक अधिक है, एक इसमें अधिक है और एक इसमें अधिक है, यानी कि 3 थैले में। एक थैले में 49 बीज किसी भी थैले में नहीं है और एक थैले में 35 से अधिक बीज। तो 35 से अधिक बीज एक थैले में, 2 थैले में, 3 थैले में, 4 थैले में, 5 थैले में, यानी कि सभी थैलों में 35 से अधिक बीज है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसे, रुकिएगा। कुल थैलों की संख्या 5। 40 से अधिक अंकुरित बीज वाले थैलों की संख्या 2 और ये 49 बीज वाले थैलों की संख्या 0 और 35 से अधिक वाले 5। तो प्रायिकता बराबर क्या होती है? प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, यानी कि एक थैले में 40 से अधिक बीज होने की प्रायिकता बराबर। तो 40 बीज होने वाले थैलों की संख्या बटा में कुल थैले। तो 40 से अधिक बीज वाले कितने थैले थे? 3। यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया है, 3 हो गई। तो आंसर 3/5। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक थैले में 49 बीज। अब एक थैले में 49 बीज वाला हम निकालेंगे प्रायिकता। तो इसका क्या होगा? एक थैले में 49 बीज होने की प्रायिकता बराबर 49 बीज वाले थैलों की संख्या बटा में कुल थैले। तो 49 बीज वाले थैलों की संख्या कितनी है? 0 और बटा में कुल थैले 5। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक थैले में 35 से अधिक बीज होने की प्रायिकता। तो एक थैले में 35 से अधिक बीज होने की प्रायिकता, 35 से अधिक बीज होने की प्रायिकता। तो 35 से अधिक 1, 2, 3, 4, 5 थैले में है। तो 5 बटा में कुल थैले, तो कुल थैले कितने हैं? 5। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/5/1, या बराबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या 2, 1, 0। परिवारों की संख्या दिया हुआ है। हमें निकालना है उस परिवार की प्रायिकता जिसमें 2 लड़कियां हों, एक लड़की हो और कोई लड़की ना हो। तो चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं हम। कुल परिवारों की संख्या 1500, 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या 475, ये दिया हुआ है 2 लड़की वाला, देख लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद एक लड़की वाले परिवारों की संख्या 814, यहाँ पे दिया हुआ है ये। उसके बाद 0 लड़की होने वाले परिवारों की संख्या 211, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1, 2 लड़की होने वाली परिवारों की प्रायिकता। तो 2 लड़की होने वाले परिवार बटा में कुल परिवार। तो 2 लड़की कितने परिवारों में थे? 475 बटा में कुल परिवार 1500। तो 475 बटा में 1500। तो इसे हम 5 से काटेंगे तो ये 95 बार में कटेगा और ये 300 बार में कटेगा। तो 19 बटा में 60। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आएगा? 19/60। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? एक लड़की हो, तो एक लड़की होने वाले परिवारों की प्रायिकता। तो एक लड़की वाले परिवार बटा में कुल परिवार। तो एक लड़की वाले परिवार कितने? 814 बटा में कुल परिवार 1500। तो अब 814 को हम 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 407 बटा में 750 और इसे पुनः हम भागा देंगे तो ये भागा नहीं जाएगा। तो आंसर हमारा 407 बटा में 750 हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना है प्रश्न 2 का? 407 बटा में 750। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर
3, इसमें लिखा हुआ है कोई लड़की ना हो, तो कोई लड़की नहीं हो, इस तरह में केवल 211 परिवार है। कितने? 211 परिवार है। तो यानी कि इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 211 बटा में टोटल, तो टोटल हो जाएगा 1500, यानी कि 211 बटा 1500। चलिए देखते हैं इसको कैसे करती हैं। 0 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता बराबर 1 लड़की वाले परिवार की प्रायिकता बटा में कुल परिवार, ये 0 हो जाएगा। 0 लड़की वाले परिवार बटा में कुल परिवार, तो 0 लड़की वाले परिवार कितना है? 211 बटा में 1500, तो ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। ये DP बराबर BQ दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि ट्रायंगल APD यानी कि त्रिभुज APD सर्वागसम त्रिभुज CQB। APD सर्वागसम CQB। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। त्रिभुज APD तथा त्रिभुज BQC में, त्रिभुज APD तथा त्रिभुज BQC में या CQB में BQ बराबर DP दिया हुआ है। BC बराबर AD बराबर AD समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और एंगल CBQ ये वाला एंगल हो जाएगा किसके बराबर? इसके बराबर, यानी कि ADP के बराबर। ये कौन सा? एकांतर कोण है। तो इसलिए त्रिभुज APD बराबर सर्वागसम त्रिभुज BQC। तो यही प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, AP बराबर CQ प्रूव करना है। क्या? AP बराबर CQ प्रूव करना है। ये AP बराबर में CQ, तो हमने अभी APD को और CQB को सर्वागसम किया था। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम है तो सर्वागसमता के नियम से AP बराबर CQ हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि त्रिभुज APD और त्रिभुज BQC सर्वागसम है इसलिए AP बराबर CQ प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि AQB सर्वागसम CPD। AQB और सर्वागसम CPD, इसे प्रूव करना है। तो ये भी उसी रूल से बनेगा। AQB और CPD ये भी उसी रूल से बनेगा जिस रूल से CQB और APD बना था। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज AQB सर्वागसम त्रिभुज CPD। त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में AB बराबर CD समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा BQ बराबर PD ये तो दिया हुआ है। अब पुनः एंगल ABQ ये एंगल और एंगल DPQ DPC ये यहाँ पे गलती मिस्टेक हो गया है। ABQ और एंगल होगा PDC यहाँ पे इसकी जगह PD और C लिख लीजिएगा। PDC एकांतर कोण है इसलिए त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD सर्वागसम है। ये प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव करना है AQ बराबर CP। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सॉल्व होगा। चूँकि त्रिभुज AQB सर्वागसम त्रिभुज CPD है इसलिए AQ बराबर CP ये इसी सर्वागसमता से प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज APCQ में मैं रीज कर दे रहा हूँ। APC और Q क्या करना है? एक समांतर चतुर्भुज है, इसे हमें दिखाना है। तो इसे कैसे करेंगे? जब किसी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ में इसके इन दोनों आमने सामने के कोण भी का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। चतुर्भुज APCQ में AQ बराबर PC ये हमने प्रूव किया था 4 में। QC बराबर PA
पी ए, ये मैंने प्रूव किया था 2 में। और उसके बाद एंगल बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए बराबर कि एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी नहीं, एंगल क्या लिखा हुआ बी क्यू ए है ना, हाँ तो ए पी बी क्यू ए, तो एंगल सी पी डी होगा, एंगल सी पी डी होगा यहाँ पे, सी पी डी, इसे आप सही कर लीजिएगा। तो इसलिए एंगल सी क्यू ए बराबर एंगल ए पी सी। कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि इसके अपोजिट का एंगल ये है और इसके अपोजिट का एंगल ये है, तो इस कारण ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो ये कोण बराबर होंगी, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिद्ध कीजिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, मैं अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज, ये रचना वाला भी खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ यहाँ पे ये एक त्रिभुजाकार पार्क है और इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें वो घास लगाएगी। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रूट अंडर में। ये इस फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रूट अंडर में है। उसके बाद त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए दिया हुआ 120, बी दिया हुआ 80 और सी दिया हुआ 50, तीनों को ऐड करेंगे तो 250। तो एस बराबर क्या होता है? परिमाप बट्टा 2, तो परिमाप 250 बट्टा में 2 यानी कि 150। घास उगाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सारा रूट अंडर है। तो एस हमारा कितना है? एस हमारा 125 आया। कितना आया? 125 आया। यहाँ पे देख लीजिए एस हमारा कितना है? 125, ये तो 125 लिख दिया। 125 पुनः ये कितना है? 120 है। 125 माइनस 120 पुनः एस 125, बी 80, फिर पुनः एस 125, 80, 50। तो 125 में 20 गया तो 5, 45 और ये आ गया 75। तो इसको हम गुना करेंगे तो 125 और 5, 125 और 5, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 रूट अंडर 15 गुना 15। ये कैसे हुआ मैं बता दे रहा हूँ। 125 को जब आप 5 से गुना करेंगे, 125 गुना 5, तो ये आ गया 625। और 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो 25 को मैंने बाहर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे 45 है और ये यहाँ पे 75 है। तो 45 से हम 15 निकाल देंगे बाहर और 75 से हम 15 निकाल देंगे बाहर, तो ये 15 भी बाहर आ जाएगा, ये 15 भी बाहर आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा एक 5, ये गुना में 15 गुना 3 45, 3 और गुना में 5, गुना में 5। तो कितना आ गया आंसर हमारा? 25 गुना जब हम 15 करेंगे तो ये 375 आ जाएगा। ये 15 रूट में था, डबल है तो सिंगल बाहर में आएगा। अब 5 गुना 3 15, 15 गुना 5 75, तो 375 रूट 75 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले हमें त्रिभुज के पार के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। तो बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप -3, क्योंकि 3 मीटर का हमें गेट छोड़ना है, गुना 20 मीटर, 20 रुपये प्रति मीटर था तो गुना 20 कर देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप 250 माइनस में 3 गुना 20, तो 250 में 3 जाएगा 247 गुना 20, 4940 मीटर। मीटर नहीं, ये रुपये आएगा। कितना? रुपये, 4940 रुपया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 40 इंजीनियरों को उनके आवास से
कार्यस्थलों की दूरियां ये हैं। ये 40 इंजीनियर की कार्यस्थल की दूरियां दिया गया है। 0 से 5 को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो चलिए देखते हैं बारंबारता बंटन सारणी कैसे हम बनाते हैं। ये मैंने बारंबारता बंटन सारणी बना दिया आपके लिए, जिसने से वर्ग अंतराल क्या है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये बारंबारता, ये आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो मैं बता दे रहा हूँ ये कहाँ से आया। 0 से 5 दिया हुआ है यहाँ पे, 0 से 5 में कितनी 1 2 3 4 5 लाइन है। चलिए देखते हैं कैसे आता है 5 लाइन। यहाँ से देखिए 5 ये नहीं आएगा, ये 5 से 10 में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये 5 से 10 में आएगा। तो 0 से 5 के अंदर क्या आएगा 0 1 2 3 और 4। तो ये 1 आ गया, 3 हो गया 1, और फिर एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, ये 1 हो गया 4, ये 1 हो गया 5। तो टोटल कितना आ गया 5। तो यहाँ 5 हो गया है, 5 बारंबार तो बन गया है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिए टोटल। अब 5 से 10 को चेक करेंगे, 5 से 10 तो 5 इसी में आ जाएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा, 10 से 15 में आएगा। किस में आएगा 10 से 15 में आएगा। तो 5 हो गया 1, उसके बाद 7 2, 7 3 9 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आया 5 से 10 में 11। तो चलिए देखते हैं 11 लिखा हुआ है या नहीं। देखिए 2 4 6 8 10 और 1 11। इसी तरह करके धीरे धीरे सारा बनेगा। तो आप सारा बना लीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो की लिंक मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहे। और मैं इस तरह का सारा वीडियो डालता रहूँगा। और क्लास 10 की मैं एक एक करके सारे मैथ और साइंस की वीडियो डाल दे रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आप क्लास 10 में अच्छे नंबर से पास हो सकें। और उसमें आपकी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को भी मैं एक एक करके डाल दूंगा। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।